गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? तो आपकी पढ़ाई एकदम मस्त, एकदम दमदार चल रही होगी, ठीक है। तो हम हिस्ट्री के क्लास में, तो हिस्ट्री के क्लास में कहाँ थे? तो आज लास्ट क्लास है हमारे हिस्ट्री की। यानी कि हमने हड़प्पा सभ्यता के सभी लेक्चर आप में डाल दिए और आपको अच्छे से बता दिया और हर एक पॉइंट को आपको बताते चल रहे हैं कि कौन सा पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं, कौन सा पॉइंट एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। कि 2025 का तो 12 का सेशन ही, मतलब पूरा पैटर्न ही बदल गया है एग्जाम का। 2000 ये जो यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड होगा वो 2026 का सेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं आगे, लेकिन ये 2026 के लिए बेसिकली बनाई जा रही है सारे वीडियो। तो आपको एकदम अच्छे से तैयारी 2026 के लिए किया जाए। तो फिर हम अपने दो लेक्चर क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो उपमहाद्वीप से आने वाले कच्चा माल, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमने पिछले क्लास में कहाँ तक थे। ये पिछले क्लास में है सिल्क उत्पादन के बारे में देख रहे थे कि सिल्क उत्पादन बालाकोट और नागेश्वर, ये दो स्थान प्रमुख थे जो कि समुद्र के किनारे थे। वहां पे सिल्क उत्पादन से प्रमुख कार्य किए जाते थे। हमने ये देखे थे कि नहीं? बिल्कुल देखे थे। आप बोलेगा एकदम कैजुअली के रूप से देखे, ठीक है। आज बताओ उपमहाद्वीप, ये तो सिल्क उत्पादन करने में कहीं ना कहीं से तो कच्चे माल लाए। आपको हम कच्चे माल के बारे में समझा दें। कच्चे माल क्या होता है? यानी कि जिस वस्तु को बनाया जा रहा है उसकी पूर्ववर्ती वस्तु ही कच्चे माल कहलाते हैं। जैसे कि हमने कागज और बांस का एग्जांपल दिया था कि कागज बना है बांस से, तो बांस उसका कच्चा माल होगा। तो ये सारे वस्तु जो उत्पादन किया जा रहा था तो उसके लिए कहीं ना कहीं से कच्चे माल ला रहे हैं। बिना कच्चे माल के तो कभी भी कोई नहीं बना सकता। तो उसके लिए कच्चे माल कहाँ से लाया जाता है? तो हमने सबसे पहले खेतड़ी जिला को देखा था। जो खेतड़ी जो जिला है वह राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी जिला राजस्थान में है, जहाँ से तांबा को मंगाया जाता था। जितने भी हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, या मंगोल हो गए, लोथल हो गए, या तो फिर चंदोदड़ो हो गए, यहाँ के जो निवासी रहते थे वो बेसिकली जो तांबा का जो आयात होता है वो कहाँ से? राजस्थान के खेतड़ी जिला से तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यह एग्जाम में पूछा भी जाता है। करंटली अभी 2025 में 24 में जो एग्जाम 25 में जो एग्जाम हुआ था 12 क्लास में, खेतड़ी जिला के एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेंगे, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हार्डली से हार्डली बहुत ज्यादा देंगे। हम शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन। और एक है कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के जी एफ सुने हैं, केजीएफ सुने हैं। तो वहां से ही क्या कर, कर्नाटक से ही सोना को मंगाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हुआ करते थे वो कर्नाटक से सोना मंगाते थे। और गुजरात से सैल खड़ी का पत्थर, सैल खड़ी का पत्थर हमने बताया कि सैल खड़ी का पत्थर से मुहर बनाए जाते थे। एक पतला सा मुहर हुआ करता था। मान के चले यहाँ पे एक मुहर हुआ करता था। ये किससे बना हुआ? एक मुलायम हुआ करता था। ये सैल खड़ी पत्थर से होते थे। और उसमें हम किसी भी चीज के ऐसे लिख सकते थे पत्थर में, जिसके द्वारा हम मुहर बना देते सेल खड़ी का। तो उसका मुहर बनाने, मुहर का जो कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? सेल खड़ी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ये कहाँ से लाए जाते थे? ये बेसिकली गुजरात से लाए जाते थे। गुजरात से ही क्यों लाए जाते? आप बोले सेल खड़ी के पत्थर तो कहीं कहीं मिलते थे, लेकिन ये समुद्र किनारे ही सेल खड़ी के पत्थर पाए जाते थे, इसलिए हम गुजरात से ही लाए थे। और इम्पोर्टेंट है सेल खड़ी का पत्थर, इम्पोर्टेंट है। ये सारे सभी इम्पोर्टेंट है। और एक है सोरटू है। सोरटू है अफगानिस्तान में पूछा जाता है कि नीले रंग का जो पत्थर जिसे हम लाजवत मनी कहते हैं। देखिए कभी कभी बाबा हुआ सब आते हैं, कहीं वहाँ इधर आ जाते हैं तो अंगूठी ले लो करके बेचने आते हैं। तो कब कोई अंगूठी काला रंग का दे देगा, कोई अंगूठी नीले रंग के दे दिए जाते हैं। देते हैं कि नहीं? आप देखे होंगे कोई भी बेचने के लिए आते हैं तो नीले रंग का अंगूठी ले ले, ये तुम्हारे के लिए शुभ है, शगुन है, इससे क्या धन की वृद्धि होगी करके नीले रंग की अंगूठी इतना बड़ा में 100-150 रुपया में दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसको आदमी सब क्या कहते हैं? रिंग जैसा पहन लेते हैं। वो किससे बने होते थे? वो सोटू बेस, वही लाल रंग से लार्जवर मनी कहा जाता है। उस पत्थर को क्या नाम से जानते हैं? लार्जवर मनी कहा जाता है। और उस लार्जवर मनी की जो प्राप्ति की जाती है वो सोटू घे से प्राप्ति की जाती है, ठीक है। तो सोटू घे से ही उसकी प्राप्ति की जाती है। एक है लोथल। लोथल के बारे में जानेंगे तो लोथल जो है वो कार्मेलियन का जो पत्थर प्राप्त किया जाता था वो लोथल से प्राप्त किया जाता है। कार्मेलियन का जो पत्थर उसे हम क्या कहते हैं? वहां से कार्मेलियन का पत्थर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। जो हड़प्पा निवासी थे, मान के चलिए मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, चंदोदड़ो हो गया, ये सभी क्षेत्र हो गए। तो क्या भारत के जो लोग हुआ करते थे, आज नरेंद्र मोदी है, क्या दूसरे देश से संपर्क नहीं रखते हैं? रसिया से संपर्क रख रहे हैं, अफगानिस्तान से उन्हें संपर्क है, उनके पास वहाँ अपना संबंध है, यूएसए से संबंध है। तो कहो तो भारत सुदूर, यानी कि दूर के क्षेत्र, उसे ही हम क्या कहते हैं? सुदूर कहा जाता है। ओ तो दूर, सुदूर, दूर का क्षेत्र सुदूर कहते हैं। तो आज पीएम मोदी कहीं ना कहीं जगह उसके पास यूएसए से संबंध रखते हैं, रसिया से संबंध रखते हैं। बहुत सुदूर क्षेत्र में हमारा संबंध है कि नहीं?
संपर्क है कि नहीं? है। तो यही पूछा जा रहा है क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग भी क्या दूसरे देश से या सुदूर देशों से क्या संबंध रखते थे? बिल्कुल रखते थे। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है और हड़प्पा जो सभ्यता है वह एक-दूसरे के समांतर थी, समकालीन थी। उधर मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही है, तो इधर हड़प्पा सभ्यता चल रही है। जैसे कि वहाँ रसिया के लोग हैं, यहाँ भारत के लोग हैं। वैसे ही ठीक प्रकार यहाँ हड़प्पा का सभ्यता है, वहाँ मेसोपोटामिया का सभ्यता है। तो वहाँ से इन लोगों का भी संपर्क हुआ करता था। क्या है कि वहाँ का हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में आप बोलते हैं कि संपर्क है 2600 ईसा पूर्व, क्या आप वहाँ जाके देखे हैं? नहीं, हमने जाके नहीं देखा। लेकिन वहाँ से मिले जो प्रमाण हैं, वह हमें ये बताते हैं कि हाँ, वहाँ से भी वो लोगों का संबंध था, सुदूर क्षेत्रों से उनको संबंध था। जैसे कि तांबा का उत्पादन, तांबा देखते हैं ओमान में मिला है। आज तांबा का उत्पादन कहाँ से मिलते हैं? गुजरात के खेत में सॉरी राजस्थान के खेतड़ी जिला से तांबा का उत्पादन किया जाता था, वहाँ से मंगाया जाता है हड़प्पा। लेकिन सेम वही जो तांबा है वह अमन हो गया, योमान हो गया, अरब प्रायद्वीप हो गया, उन क्षेत्रों में तांबा मिले हैं, हड़प्पा से लाया जाता था। और ये तांबा कहाँ से लाया जाता था? बेसिकली हड़प्पा से लाया जाता था। खेतड़ी से हड़प्पा, हड़प्पा से यमन, ओमान, ये तो अरब प्रायद्वीप के यहाँ पे भेज दिया जाता है। इतना भी नहीं, इतना भी नहीं तो ओमान में एक हड़प्पा सभ्यता का मर्तबान मिला है। ओमान में एक हड़प्पा सभ्यता का मर्तबान मिला है। क्योंकि 1 मिनट आप हमको समय दीजिए, हम आपको ला के दिखाते हैं हड़प्पा सभ्यता का मर्तबान, जिसमें काली मिट्टी का बना हुआ रहता है। उसमें अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि वहाँ तांबा ही थे या फिर कुछ और थे। हम जस्ट आए और 1 मिनट आपको सबूत के लिए हम ला के दिखाते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, ये है कि नहीं? यहाँ पे है कि नहीं? ओमान में मिला है एक हड़प्पाई मरतबान। यही है मरतबान जो कि एक तरह से इसके ऊपर से काली मिट्टी की लेप चढ़ाई हुई थी, काली मिट्टी की लेप चढ़ाई हुई थी। यहाँ मरतबान जो है वह ओमान में मिला है। इसमें पता नहीं है कि इसमें क्या रखा जाता था, लेकिन इतना पता है कि इसमें तांबा का ही आयात किए जाते थे। इस बर्तन में जो खड़ा थे, ये काली मिट्टी की ये बने हुए थे। आपको लिख भी दिए हैं जो किससे मिला है, हड़प्पा का मरतबान। और ये कहाँ का मर्तबान है? हड़प्पा का मर्तबान है जो कि ओमान में मिला है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी क्या करते थे कि यमन, ओमान देश से अपना संबंध रखते थे, व्यापार करते थे, आयात निर्यात का करने का उनके पास प्रचलन थी। आयात का मतलब किसी भी चीज को हम मंगा रहे हैं तो आयात, आयात, निर्यात, किसी भी चीज को बेच रहे हैं दूसरे जगह तो वो निर्यात हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया। जैसे कि लंबी दूरी से सांकेतिक चिन्ह, हम देखते हैं कि यहाँ पे लंबी दूरी से सांकेतिक चिन्ह क्या है, क्या क्या चीज का व्यापार करते थे। अभी वर्तमान भारत में क्या किया जाता है, जैसे कि हम कृषि प्रधान देश है तो हम चावल का व्यापार कर सकते हैं, चावल का व्यापार करते हैं दूसरे देशों में, या तो फिर किसी भी अन्य चीजों का व्यापार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे उस टाइम में क्या का व्यापार करते हैं, मान के चले ईंट का व्यापार करते थे, मनका का व्यापार करते थे, मनके का व्यापार करते थे, फिर हो गया ईंट, सॉरी ईंट नहीं होगा, मनके का व्यापार करते थे, बांट का व्यापार करते थे। बांट 16 केजी का था जिसका तौल माप जोड़ करने के लिए इसका उपयोग किया गया। बांट, मनके, मणि में गिलास मणि हो गया। उसके बाद क्या हो जाते हैं, हाँ, मृदभांड हो जाते हैं। ये सब का क्या करते थे, वहाँ व्यापार करते थे। ठीक है, अरे इससे भी ज्यादा कहे नहीं तो मेसोपोटामिया के लेख है। हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के सभ्यता एक समांतर चल रहे थे। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का जो लेख है उसमें लेख मतलब कोई भी लेख है क्या, मेलुहा, मगान, मेलुहा मगान तो बेसिकली क्या है कि जो है यहाँ पे मेसो लेख है दिलमुल मगान और मेलुहा, ये हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है कि वहां पे जो है हड़प्पा के लोगों को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे, मेलुहा, और मगान ओमान के लोगों को कहा जाता था, मेलुहा कहा जाता था, या तो फिर दिलमुल कहते थे। अथी मेसोपोटामिया के मान के चलिए कोई है जैसे कि पुतिन वहां गए, तो हम लोगों को यहाँ क्या कहते हैं, पुतिन हम लोग को भारतीय कहते हैं रसिया से। तो वहाँ मेसोपोटामिया के जो सभ्यता के जो लोग थे वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दिलमुन या तो मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा का अर्थ होता है नाविकों का देश, नाविकों का देश, नाविकों का देश इसे कहा जाता है। ठीक है, फिर लिपि, इतना समझ में आ गया। फिर लिपि के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की क्या लिपि थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रात्मक लिपि थी। हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, या तो कोई भी साप्ताहिक जो होता है एक तरह से एग्जाम होते हैं, एक छोटे से पेपर नहीं आते हैं उसमें साप्ताहिक एग्जाम होता है, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं तो उसमें पूछे भी जाते हैं उससे एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे थी।
जो चित्रात्मक लिपि थी कहाँ से किधर, तो वह बाईं से दाईं ओर लिखी जा नहीं सॉरी दाईं से बाईं ओर लिखी जा रही थी। दाईं से बाईं ओर कैसे हम बोल सकते हैं? जैसे कि हम किधर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। हम लिखते हैं इधर बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में दाएं से बाएं। हम जिधर लिखते हैं जस्ट उसका उल्टा हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखते थे। आपको हम दिखा देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो लिपि के बारे में बात करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि हुआ करती थी, वो इधर से इधर नहीं लिखी जाती थी, बल्कि इधर से इस क्रम में पीछे साइड आया जाता था। कैसे पता चलता है? कि जैसे कि हम लिखते हैं तो आगे तरफ जगह होता है, जिधर हमने लिखते जाते उधर जगह होते हैं, और इधर एक तरह से बॉर्डर लाइन बना दिया जाता है। तो यहाँ इधर ये लोगों का बॉर्डर लाइन बना दिया गया था, इस तरह से बॉर्डर लाइन बना दिया गया था और इधर जगह हुआ था खाली। इस तरह से क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर थी, और वहाँ के जो लिपि को चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। ये क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है, अभी तक ना तो समझ पाए हैं, ना कि इसको पढ़ पाए हैं। ठीक है, इसके लिए बाँट, बाँट के बारे में बोलेंगे तो बाँट क्या, वहाँ पर जैसे मनका हो गया, सोना हो गया, सबको माप-तोल करने के लिए कुछ ना कुछ वस्तु होंगे, वो बाँट थे। तो बाँट जो लिखे जाते थे वो चट पत्थर से बनाए जाते थे। बाँट किससे बनाए जाते थे? चट पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, याद हो गया? अब होता है सभ्यता का अंत। तो सभ्यता का अंत कैसे हो गया? कि सभ्यता के अंत के बारे में हम कैसे जानते हैं कि ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो याद कीजिए कि जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बोले थे कि यह सभ्यता सिंधु नदी या तो उनके आस-पास के सहायक नदियों के किनारे बसी हुई है। अब ये सभ्यता सहायक नदियों के किनारे क्यों बसी होती है कि कोई भी व्यक्ति को पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। पानी ही जीवन होता है, जल ही जीवन होता है। कहते हैं पानी नहीं है तो यानी कि कुछ नहीं है। तो वहाँ के लोग वहाँ पानी मिल जाए, कृषि करने से पानी मिल सकता है। पशुपालन करते हैं तो पशुपालन को आसानी से नदियों में पानी पिला सकते हैं। नदियों से क्या कर सकते हैं, निशाना मार के किसी को मतलब शिकार कर सकते हैं। तो वहीं पे नदी वाले स्थान पर ये सभ्यता हमेशा बसती रहती है। जैसे कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, पीली सभ्यता पीली नदी के किनारे कौन सी चीन की सभ्यता, और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ, दरियाई फ्रात नदी के किनारे। ठीक उसी प्रकार सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। तो यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? मान के चलिए कि सिंधु सभ्यता में अत्यधिक पानी आ गई, तो सिंधु सभ्यता भर गया, उस समय तो कोई बांध नहीं बनाया गया। अभी तो बांध बना के रोक दिया गया है पानी को, और एक ही बार में। लेकिन उस टाइम क्या वो टेक्नोलॉजी थी, क्या बांध बना सकते थे? नहीं बना सकते है ना। तो मान के चलिए बहुत सारा पानी आ गया और नदियों में बाढ़ आ गया हो, सभ्यता को भी बहा के ले गया हो। तो यह पहला कारण था, बाढ़ का आ जाना, ये पहला कारण था। नहीं, कोई इतिहासकारों का यह मानना है कि ये प्रमाणिक नहीं है, यह मात्र एक अनुमान लगाया गया है। ये सत्य नहीं है, मात्र अनुमान लगाया गया कि बाढ़ आ गया हो शायद। बाढ़ में कोई बांध बना सकता है? आप ही सोचिए, क्या बांध बना सकते हैं? वे लोग नहीं बना सकते हैं, उनके पास में उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कह सकते हैं वहाँ शायद आ गए हैं, बाढ़ आ गया, जो सभ्यता बहा के ले गई हो। समझ में आ गया? दूसरी है तो अत्यधिक नदियों का मार्ग बदल जाना, मार्ग ऐसे जा रहे हैं तो बीच में उल्लंघन है, नदी कभी ऐसे मुड़ गई, तो क्या पता मुड़ गई तो वही लोग को मुड़ा ले गई, ये भी पता, ये भी हो सकता है। ये दूसरा कंसेप्ट। तीसरा क्या था कि हाँ, अत्यधिक दोहन, इसका वनों को कटाई किया गया, अत्यधिक वनों की कटाई की गई। इस कारण से भी हो सकता है कि वहाँ के लोगों को, या तो वहाँ के जितने भी मनके थे, सोने थे, अनाज थे, उनका समाप्त हो जाना, जिससे उनकी आजीविका खत्म हो गई और उनके जीवन का भी अंत हो गया। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है बाह्य आक्रमण। क्यों? 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक कौन सी सभ्यता थी, हमने बताया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन उसके जस्ट बाद 1500 ईसा पूर्व में कौन सी सभ्यता की शुरुआत होती है? आप बताइए, जल्दी बताइए, कौन सी सभ्यता की शुरुआत होती है? उसके बाद जैसे ही कौन सी सभ्यता, जल्दी बताइए, कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सी सभ्यता थी। ठीक है, या तो फिर हम लास्ट में उसको हम भी बता देंगे। हाँ, तो ये हमने बता दिया कि इस तरह शायद कोई बता नहीं पा रहा है। चलिए ठीक है, हम ही बता दे रहे हैं। तो 1900 तक कौन सी सिंधु सभ्यता थी। फिर 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता का शुरुआत हुआ, और वैदिक सभ्यता के लोग कहाँ से बसाए, तो मध्य एशिया से जो आर्य लोग आए थे। मध्य एशिया कौन? जैसे कि अरब प्रायद्वीप से आर्य सब आए। अरब प्रायद्वीप, एक मैप होगा यहाँ पे, रुकिए एक मिनट, हम आपको मैप के आधार पर समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मध्य एशिया, यह यमन ओमान के क्षेत्र, यह अरब का क्षेत्र, कैस्पियन सागर के ये जो क्षेत्र है, यहाँ इसी को हम क्या कहते हैं, मध्य एशिया कहते हैं। यहाँ से जो लोग आर्य लोग आए,
वह 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। तो यह माना जाता है कि बाह्य आकर में जो आर्य लोग आए, यूं तो सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित बिल्कुल नहीं थे, लेकिन आर्य समाज के लोग युद्ध से परिचित थे, तो बाह्य आकर में आर्य लोग आए और पश्चिम में एक गली मिली जिसे डैड मैन संकरी गली के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम में मिली है, और पश्चिम से ही आर्य लोग आए थे। उनका कहना था कि आर्य लोग आए, सिंधु सभ्यता के निवासी का विनाश किया और वैदिक सभ्यता की शुरुआत कर दिया। इसका साक्ष्य क्या है कि वहाँ पे एक छाती की खोपड़ी में तलवार घुसा हुआ है, खोपड़ी फेंका गया है, छाती में तलवार घुसा हुआ है और एक ऐसे करके सुता हुआ है। भाला इस तरह से नहीं, मान के चलिए भाला है, इस तरीके से हमने देखते हैं कि कोई भी युद्ध लड़ता है ऐसे करके फेंकता है भाला, आगे चबाक से ऐसा मारता है कोई भी, यानी कि ये भाला आर पार ऐसे लेटा हुआ है। तो वैसे ही कहाँ मिला है हमें कि सिंधु सभ्यता के जो डैडमैन गली संकरे गली पश्चिम में है, वह अवशेष मिले हैं। तो यहाँ के इतिहासकारों का मानना है कि जरूर यह आर्यों का काम होगा, इसलिए क्या है कि बाह्य आक्रमण भी इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु सभ्यता के अंत के बारे में जलवायु परिवर्तन, बाढ़ का आना, समझा दी, नदियों का मुंह मुरझाना, वनों की कटाई, अरे है बाह्य आक्रमण। तो ये सभी कारणों को माना जाता है कि जिससे कि सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि यहाँ पे आपको बताना भूल गए। एक है कि हाँ पूर्व का अर्थ, तो पूर्व का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे पूर्व का अर्थ के बारे में बता सकते हैं हम। जो पूर्व का जो अर्थ होता है वो होता है किला या तो गढ़। किला या तो गढ़ को हम क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी वहां के पूर्व होता था, किला या तो गढ़ होता था, उसे हम पूर्व कहते थे। तो वह क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूर्व का क्या अर्थ होता है, तो किला या तो गढ़ होता था। और यही किला और गढ़ के विध्वंसक के रूप में इंद्र भगवान को माना जाता है। और इंद्र भगवान किनके प्रमुख देवता थे, आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र भगवान थे। इंद्र भगवान को ही पुरंदर कहा जाता था। आर्य जो इंद्र भगवान है उन्हें पुरंदर कह के बोलते थे, कि उन्हें पुरंदर कह के पुकारते थे इंद्र भगवान को। और इंद्र भगवान को ही क्या कहा जाता है, पुरंदर को कहा जाता है गढ़ का विध्वंसक या तो किला का विध्वंसक के रूप में। देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, हम बात बहुत ज्यादा कॉम्पिलेटिव घुमा दिए हैं, तो ये ऐसे समझिए कि क्या क्या पूर्व का क्या अर्थ होता है, किला या तो गढ़। किला और गढ़ के विध्वंसक किसे माना जाता है, पुरंदर को माना जाता है, इंद्र भगवान को माना जाता है। और इंद्र भगवान किनके प्रमुख देवता थे, आर्यों के प्रमुख देवता थे। यानी कि उनका मानना है कि जो इंद्र भगवान जो पुरंदर थे वो किला या गढ़ थे। इतना समझ में आ गया इंद्र भगवान। अब आता है एक पुस्तक, और इसी सभी की रचना जो हमने आपको बताया कि इंद्र भगवान को ऐसे इस नाम से पुकारा, हमको कहाँ से उसको पता चलता है, तो एंशियंट इंडिया एक बुक है जो कि R.E.M. व्हीलर साहब ने लिखे हैं। एंशियंट इंडिया R.E.M. व्हीलर द्वारा लिखा है। उसी में इस पुस्तक में ये सारे अर्थ में देखने को मिलते हैं। एक होता है कनिंघम अलेक्जेंडर, तो हमने फर्स्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहे, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पुरातात्विक विभाग के क्या माने जाते हैं, पुरातात्विक विभाग के पिता माने जाते हैं। जबकि कनिंघम को, जेम्स कनिंघम को पुरातात्विक विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल, भारतीय विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल किसे माना जाता है, जेम्स कनिंघम को माना जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उसे भारतीय पुरातात्विक विभाग के पिता माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। तो पहले डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर जेम्स कनिंघम, लेकिन पिता किसे माना जाता है, कनिंघम अलेक्जेंडर को माना जाता है। अब आते हैं, यह जो सभ्यता है इतनी पुरानी सभ्यता है, इस सभ्यता को देख के सब चौंक गए। इसी के लिए जेम्स मार्शल हमने बता दिए, इन सर्वेक्षण सबसे पहले इन्होंने ये सर्वेक्षण किया था, जेम्स मार्शल ने, जेम्स ने जॉन मार्शल, सॉरी जॉन मार्शल सर्वेक्षण किया था सर। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1924 ईस्वी में, 24 ईस्वी में सिंधु सभ्यता को विश्व की नवीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता की दर्जा दी, मान्यता दी। तो सिंधु सभ्यता को नवीन सभ्यता को विश्व की नवीन सभ्यता में कब शामिल किया गया कहेंगे, तो 1924 ईस्वी में किन्होंने किया था, तो जॉन मार्शल ने इसकी घोषणा की थी। समझ में आ गया, तो इतना तो कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हम आपको बता सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, ये तो लिखने वाले हैं, जो सभ्यता का अंत है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकते हैं। लेकिन आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो दे सकते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं कि पूर्व का अर्थ होता है प्राचीन किला या तो गढ़, याद रख सकते हैं। आर्यों को, आर्य के जो होते हैं वो देवता को क्या कहते हैं, तो पुरंदर। तो पुरंदर किसको कहा जाता है, दे सकते हैं,
एमसीक्यू में तो इंद्र भगवान को पुरंदर कहा जाता है, जिसे गढ़ विध्वंसक के रूप में भी कहा जाता है, ये घुमा के भी पूछ सकता है। एंशिएंट इंडिया किसके प्रमुख पुस्तक है, तो R.E.M. मिलर के द्वारा लिखे हैं। तो हम अभी बताएं कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के पहले पिता किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल किसे मानते हैं, जेम्स कनिंघम। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो एक नंबर आप लॉस कर दीजिएगा। कि सिंधु सभ्यता को विश्व की नवीन सभ्यता कब घोषित किया गया, 1924 ईस्वी में। किसने घोषित किया, जॉन मार्शल ने। ये होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं और हम बता दे रहे हैं आपको। ये सारे क्वेश्चन उतना नहीं, आपको समझाने के लिए सुदूर क्षेत्र, ये अभी तक कभी भी पेपर में नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेतड़ी प्रमुख केंद्र था तांबा के लिए। तांबा का सिंधु सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से मंगाते थे, तो खेतड़ी से, याद रखिएगा। सोना के लिए कर्नाटक, ये याद रखिएगा क्योंकि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पैटर्न बदलने पर हो रहा है, तो इस सबको याद रखिएगा। और सैल खड़ी का पत्थर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुहर बनाए जाते थे सैल खड़ी पत्थर से। और सोरतु घई नीले रंग का। और सोरतु घई याद रखिए, ये नहर का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला था, सोरतु घई से नहर का साक्ष्य मिला था। लेकिन जब जलाशय बोलेगा तो धौलावीरा, जलाशय का साक्ष्य धौलावीरा, नहर का साक्ष्य सोरतुघई। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसमें इसमें से इम्पोर्टेंट है आने के, तो एक है ये सोरतुघई वाला, सोरतुघई वाला इम्पोर्टेंट है, खेतरी वाला इम्पोर्टेंट है, और ये गुजरात के सैल खड़ी का पत्थर, ये इम्पोर्टेंट है। जबकि तो आप तो सभी को जानते हैं, KGF सभी फिल्म देखे हैं, KGF 1 KGF 2 देखे हैं, वो कर्नाटक के सीन थे, वहां से सोना प्राप्त किए जाते हैं। याद करने का, ख से खेतड़ी और त से तांबा, खत। कभी भी किसी को हम खत लिखते हैं तो खत लिखेंगे खेतड़ी तांबा, याद रखिएगा। खत लिखने के लिए हम खेतड़ी और तांबा के लिए, नहर और सोतुगढ़ से कहा मिले हैं, ये मिले हैं। तो ये हमारा आज इतिहास का सबसे लास्ट क्लास था, जो कि हमने खत्म कर दिए हैं। तो हमने हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के पूरे क्लास हमने खत्म कर दिए हैं। एक उस दिखाते हैं, ये थे, ये मोहर है हड़प्पा सभ्यता का, और ये औजार थे, ये सब का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ के सारे चैप्टर आपसे कंप्लीट करवा दिए। और ये हमने देखा ना सिलोट, हड़प्पा सभ्यता के सिलोट, ये है सिलोट, हड़प्पा सभ्यता के सिलोट। और यहाँ ये देखिएगा 1.5 चित्र नंबर 1 में आपके बुक में भी होगा, धौलावीरा। धौलावीरा से क्या मिला है, जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। और ये सारे औजार हुआ करते थे सिंधु सभ्यता के लोग के। ठीक है, इतना हो गया। फिर आपको क्या इम्पोर्टेंट दिखाया जाए, यहाँ पे तो ये एक नियोजित शहर केंद्र, इसके बारे में देखा है कि यहाँ पे किस तरह से विभाजित किया गया है। ये आपको हम चित्र देख के हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चित्र ये तो हमने पहले बता दें, दर्पण या मध्यमान है एक, और ये क्या है, ये है मृदभांड। सिंधु सभ्यता के लोग मृदभांड का भी उपयोग करते हैं, ये उनसे साक्ष्य मिला है। जितने भी इतिहासकार होते हैं वहां जाते हैं, वो पाते हैं, जब ये सबको मिलते हैं उनको, तभी वे बताते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गए। तो ये एक चैप्टर हम इतिहास के भाग 1 के खत्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप अपना प्रेजेंट हमको दीजिए। प्रेजेंट का मतलब अगर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तो हमको ये पता चलेगा कि आप क्लास में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और आपकी पढ़ाई और तैयारी को इतना जोर से, इतना शोर रखिए कि जब सामने का व्यक्ति देखे, आपके क्वेश्चन सोल्व करने की रफ्तार इतना होनी चाहिए कि सामने के व्यक्ति देख के पेन छोड़ कर कहे कि अब मेरा क्या होगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।